गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस इज राज कमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक का डिस्कशन था हमारा ट्रांसफार्मर के वर्किंग, है ना, और उसकी क्या प्रिंसिपल है। ध्यान रखिए, जैसे मैं करने गया ट्रांसफार्मर के पास तो उसने पहले बताया था कि आइडियल के कुछ कंडीशन आपको याद होना चाहिए जो एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे मैं सोचा कि चलो अब आपका वर्किंग और मैं प्रिंसिपल स्टार्ट करता हूँ, ट्रांसफार्मर ने मुझसे कहा कि ठहरो, बोला कि मुझे बहुत अच्छे से जानने के लिए, ट्रांसफार्मर मुझसे कह रहा है कि मुझसे बहुत अच्छा जानने के लिए पहले मेरी इंट्रोडक्शन लो। तो मैं बोला ऐसा क्या खास है इंट्रोडक्शन? तो इसने कहा कि अगर मेरे से प्रॉपर इंट्रोडक्शन आप नहीं ले लोगे तो आगे जब आप मेरे डेप्थ में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी आएगी और आप उलझ जाओगे, आधे रास्ते में मेरे से रिश्ते तोड़ लोगे। तो मैंने बोला आखिर क्या इंपॉर्टेंट बात है, और साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला कि मैं ये इंट्रोडक्शन जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये वो ऐसा ओवरव्यू होगा जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये ऐसा बात बोल रहा है तो अपने को इस चीज़ को सुनना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अपने बारे में बताओ। जब ये बोल रहा है कि अगर आप ओवरव्यू जान लोगे, अगर मेरा ओवरव्यू जान लोगे तो मेरे बारे में, मेरी हर गहराई को जानने में आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। तो मैंने बोला जब ऐसी बात है तो आप अपने बारे में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कीजिए, मैं आपको एक बार देखता हूं कि आप क्या इंट्रो दे रहे हो अपने बारे में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बताने जा रहा है। अपने 10 पॉइंट से 11 पॉइंट जो भी है वो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ओवरव्यू अगर पता रहेगा ना अपने को तो आप इस ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत अच्छे से जान सकेंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन ट्रांसफार्मर का कर लिया लास्ट क्लास में, आइडियल ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक हमने पूरा कर लिया है और प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग हमने कर लिया है। आइडियल कोई भी ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नहीं करता है, हम आइडियल बस यही इसलिए पढ़ते हैं कि हाउ मच क्लोजर टू आइडियल हम पहुंचे, हमारा जो बनाया हुआ ट्रांसफार्मर है आइडियल के करीब कितना पहुंचे। तो लास्ट क्लास आप लोग जरूर देख लेना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम ये जो 10 इंपॉर्टेंट कीज बोल रहे हैं मेरे से, अब मैं जानना चाहूंगा कि वो 10 इंपॉर्टेंट कीज क्या है। ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट कीज। मेरे बारे में जानिए तो पहला ही पॉइंट हमने बताया, इसने बताया मुझे कि हम एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस हैं। ट्रांसफार्मर क्या कह रहा है? मैं एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस हूं। इसका क्या मतलब है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस अगर कह रहा है कोई कि मैं हूं, तो इसके बारे में एक बार आपको जान लेना चाहिए। इसका क्या मतलब है? एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहां पे इंट्रोडक्शन है, ये यहां पे ये कह रहा है ट्रांसफार्मर, अगर इस चीज को जान लोगे तो आप जब मुझे डेप्थ में समझने की कोशिश करोगे तो आपको यह वाकई में लगेगा कि मेरी वजह यही थी जो हमने इंट्रोड्यूस किया था आपको। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे ये करंट अगर गया तो ये कहता है कि अगर प्राइमरी साइड वाइंडिंग का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा प्राइमरी साइड के वाइंडिंग में और सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग में भी। फ्रीक्वेंसी हमारा यहां पे क्या हो गया? आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। दूसरा ये पॉइंट कह रहा है ट्रांसफार्मर कि मैं जो हूं वो एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस हूं। ट्रांसफार्मर आपसे कह रहा है कांस्टेंट फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक पॉइंट, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस हूं। ट्रांसफार्मर मेरे से कह रहा है कि मैं एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस हूं। अगर ये कह रहा है इसका क्या मतलब है? देखिए फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा, बहुतों के दिमाग में लगता है कि फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो वोल्टेज कैसे इंड्यूस्ड होगा। यहां पे समझिए वो क्या होता है, यहां एक म्यूचुअल फ्लक्स चलेगा। अगर ट्रांसफार्मर वर्किंग में बहुत अच्छे से करेंगे, जो म्यूचुअल फ्लक्स φm है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है अगर इस कोर के अंदर 10 लाइन फ्लक्स जाएगा, अगर इस कोर के अंदर टोटल लाइन ऑफ फ्लक्स गुजरने वाला 10 लाइन है तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। अब समझिए क्या मतलब है इसका। ट्रांसफार्मर में कोर ऑफ फ्लक्स, इस कोर के अंदर जो फ्लक्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब होता है? चाहे ये नो लोड हो या फुल लोड हो। समझिए नो लोड क्या मतलब कि यहां से सप्लाई तो मैं दे दिया, नो लोड का मतलब ये होता है कि यहां से मैंने सप्लाई तो दे दिया लेकिन सेकेंडरी साइड कोई भी इक्विपमेंट मैं नहीं लगा रखा हूं, कोई भी लोड, बल्ब, फैन, कुछ भी हमने नहीं लगा रखा है। इसका मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं नो लोड। अभी कोई लोड नहीं लगे तो उसको बोलते हैं नो लोड, और फिर कोई मैं लोड लगा दूंगा तो उसको बोलूंगा फुल लोड। अब समझिए, या लोडेड कंडीशन।
कह रहा है चाहे लोड नो लोड हो या फुल लोड। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये चीज, ध्यान रखना। बच्चे कंफ्यूज करते सर नो लोड में जब लोड बढ़ाऊंगा तो करंट खींचेगा तो फ्लक्स बढ़ना चाहिए, पर यही चीजें कॉन्सेप्ट आपको ट्रांसफार्मर के एक वर्किंग में हम बताएंगे। एक चीज ध्यान रहे कि जब बोला जाता है ऐसा कि नो लोड कंडीशन, तो ट्रांसफार्मर में नो लोड हो या फुल लोड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो फाइम होगा, जो इस कोर से गुजरेगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सो ट्रांसफार्मर इज आल्सो नॉन एज कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है, ये तीसरा पॉइंट कह रहा है मैं जो हूं वो एक कांस्टेंट पावर डिवाइस हूं, ये भी कह रहा है ये। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई तू कांस्टेंट पावर डिवाइस कैसा है, तो ये कह रहा है देखो कांस्टेंट पावर डिवाइस के, मान लीजिए कि यहां इसने लोड लगा दिया, हमने इसको ट्रांसफार्मर में लोड लगा दिया। कलर ले लेता हूं, ट्रांसफार्मर में मैं लोड लगा दिया। तो ऐसे कंडीशन में ये कहता है, समझिएगा यहां पे, ऐसे कंडीशन में कहता है मैं कांस्टेंट पावर डिवाइस हूं कि यहां का जो पावर होगा और यहां का जो पावर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। फिर समझिए इस चीज को, अगर कोई बोलता है यहां पे टोटल पावर हमने 102 यूनिट दिया है, कितना दिया है 102 यूनिट, समझिएगा बारीकी से, तो यहां भी पावर मिलेगा 102 यूनिट। समझिए, अभी मैं यूनिट ही वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि अगर मैं यहां पे इसको 102 यूनिट दे रहा हूं तो यहां भी 102 यूनिट ही मिलेगा। तो कोई स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है, स्टूडेंट कहता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है 102 यूनिट यहां दे रहा हूं तो 102 यूनिट यहां मिल जाएगा पावर, रास्ते में तो कुछ खर्च भी होगा। तो जो खर्च होगा, मैं मानता हूं ट्रांसफार्मर के अंदर खर्च होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मैं मानता हूं कि इसके अंदर लॉस होगा, तो लॉस तो पूरे वाइंडिंग में होंगे और पूरे कोर में होगा। ये जो ट्रांसफार्मर के कोर है यहां भी खर्च होगा और इस वाइंडिंग में जो खर्च होगा, तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों होंगे, ध्यान रखें। तो मैंने टोटल मिला के लॉस बोला। तो कोई कहेगा सर जब 100 दिया तो 100 कैसे मिल गया, बीच में कोई लॉस भी है। तो ध्यान रखें लॉस तो है, तो लॉस तो यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, तो एक किसी आउटपुट या इनपुट का लॉस तो है नहीं यहां पे, तो ये मिक्स है। तो जितना इस वाइंडिंग इस यहां पे जितना पावर दिया जा रहा है उतना ही यहां मिल रहा है। तो ठीक है, कोई बोला 102 यूनिट दे रहा हूं, मान लीजिए इसमें क्षति 2 यूनिट की हो रही है, इसके अंदर क्षति कितनी यूनिट की हो रही है, इस वाइंडिंग और इस कोर के अंदर 2 यूनिट की हो रही है। तो बचा आपके पास कितना, 100 यूनिट। कितना बचा आपके पास, 100। तो इस वाइंडिंग के पहले इस ट्रांसफार्मर में यहां पे अगर 100 यूनिट बच रहा है आपका, तो सेम यहां पे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 100 यूनिट ही मिलेगा। चाहे 2 लॉस हो जाए, इंक्लूड करेंगे तो टोटल इनपुट कितना दिया गया, 100 + 2 102। लेकिन ट्रांसफार्मर कह रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब है कि अगर इसको कोई P1 बोल दे, इसको कोई P2 भी बोल दे, तो पावर दोनों साइड के वाइंडिंग में हमेशा सेम रहेगा। लॉस चाहे कुछ भी बीच में हो जाए, पावर दोनों साइड हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इस वाइंडिंग पे पावर और इस वाइंडिंग पे पावर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यही कहता है कांस्टेंट पावर डिवाइस। अब समझिए यहां पावर किसके बराबर बनता है, हमेशा वोल्टेज और करंट के गुणनफल, और यहां भी वोल्टेज और करंट का गुणनफल। इस सब के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, पर जिसने बोला है मोटा मोटा इन्होंने जो भी बात बोला है हम उनको पहले आपको समझाते हैं। ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और मैं चाहता हूं कि एक एक चीज आपके जहन में बैठे। मेरा टारगेट ही है मशीन ऐसा करा दूंगा जिसके लिए आप कभी भी ऐसे कंटेंट्स कभी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आई होप कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप के कंटेंट्स। चलिए, तो तीसरा पॉइंट जो कहा, आई होप सबको समझ आना चाहिए। तो पावर जितना दिया, खर्च नो डाउट हो गया, लेकिन इस वाइंडिंग पे जितना हमको मिल रहा है इस वाइंडिंग पे भी उतना ही मिलेगा। वो बात अलग है अगर टोटल किसी ट्रांसफार्मर में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि लोड साइड मिला कितना, इनपुट कितना, आउटपुट कितना। तो जब एफिशिएंसी निकाली जाती है, इस चीज का थोड़ा सा समझ ले लो आपको, जब एफिशिएंसी निकाली जाती है किसी ट्रांसफार्मर के अंदर, तो सिर्फ ये दिखा जाता है कि लोड पे आउटपुट कितना मिल रहा है, लोड पे आउटपुट कितना मिल रहा है, और किसी ट्रांसफार्मर को इनपुट कितना दिया गया। तो ये ध्यान रखें, उसमें इंक्लूड हो जाता है प्राइमरी साइड का पावर प्लस लॉस। प्राइमरी साइड का पावर प्लस लॉस होता है ट्रांसफार्मर का इनपुट
है ना। लेकिन आउटपुट किसको लेते हैं कि लोड में हमने कितना यूज किया, तो P आउटपुट पावर जब भी हम बात करते हैं तो वो सिर्फ होता है इस लोड का पावर, है ना, लोड पावर ओनली। तो हम इसमें आउटपुट वाले में इसके खर्च को नहीं लेते, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर से किसी घर वाले को दे रहा हूं तो घर वाला कितना यूज कर रहा है, और इनपुट में ये आता है कि जितना हमारा ट्रांसमिशन लाइन से आ रहे हैं और इस ट्रांसफार्मर में खर्च हो रहा है, दोनों हमारे इनपुट साइड चले जाते हैं और आउटपुट ये, इसीलिए एफिशिएंसी भी कोई निकालता है तो P आउट बाय P इन ऐसे करते हैं। तो ये ज्यादा होगा, P आउटपुट क्या होगा कम, सॉरी P आउटपुट कम और P इनपुट ज्यादा, क्योंकि इसके खर्च और प्लस ये, और आउटपुट क्या होगा सिर्फ इतना ही। तो इसीलिए एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम ही आता है, 100% से कम, यानी 1 से कम आता है। ठीक है ना। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड वन पॉइंट बोला इसने हमसे कि देखो और भी कुछ बातें, हम बोले बता दो भाई, जो भी बातें हैं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने मुझसे बोला, ये बोला कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और इसके बारे में समझेंगे। ये बोला रेटिंग जो होगी हमारी हमेशा केवीए में, एमवीए में ही होगी। ट्रांसफार्मर हमसे कह रहा है कि जो हमारी रेटिंग होगी वो हमेशा केवीए और एमवीए में होगी। तो मैंने भी पूछ दिया भाई क्यों, है ना। तो ट्रांसफार्मर हमसे कह रहा है कि हमारी रेटिंग हमेशा केवीए और एमवीए में होगी, कभी भी किलोवाट या मेगावाट में नहीं होगी। ये मेरे से कह रहा है कभी भी किलोवाट या मेगावाट में नहीं होगी। तो मैंने भी बोला ऐसा क्या बात है आप में, है ना। मैंने इनसे पूछ दिया कि ऐसी क्या बात है कि आपकी रेटिंग हमेशा केवीए या एमवीए में होती है ना। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बोल रहा हूं, है ना। तो ये सब चीजें होती है। तो ये हमने बोला केवीए और एमवीए ही के रेटिंग होती है आपकी, किलोवाट और मेगावाट क्यों नहीं होती। हालांकि इसने बोला कि मैं एक एक चीज डेप्थ में आपको आगे बताऊंगा, जैसे हम मेरी दोस्ती आपसे बढ़ती जाएगी मैं हर एक चीज को डेप्थ में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी इंट्रोडक्शन लीजिए। तो मेरे बगल में एक बच्चा था, समझो वही क्वेश्चन कर दिया कि क्यों। तो 2 लाइन में इसको समझते हैं। देखिए वाट उसकी रेटिंग होती है जो लोड होता है, ध्यान रखिएगा, वाट उसकी रेटिंग होती है जो लोड होता है। जैसे बल्ब, फैन, मोटर, आपके मोटर कितने वाट की, 1 HP यानी 746 वाट की है, फैन 100 वाट की है, बल्ब 100 वाट की है, एलईडी 12 वाट की, 15 वाट की जनरली यूज करते हैं आज के डेट में। तो इसका मतलब है वैसा टर्मिनोलॉजी जो एकदम लोड हो उसकी यूनिट हमेशा वाट में होती है, क्योंकि उसके लिए एक्टिव पावर, सर्किट थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप, एक्टिव पावर यूज करते हैं VI cos phi, क्लियर ना, VI cos phi। और VI cos phi अगर बात करें तो वो लोड होता है। अब बोला कि ठीक है, और देखिए किसी भी लोड का पावर फैक्टर हमेशा हमको डिफाइन होता है, किसी लोड का पावर फैक्टर हमेशा डिफाइन होता है। किसी लोड का पावर फैक्टर डिफाइन करने का क्या मतलब, अगर कोई मोटर है तो उसमें वाइंडिंग है और कुछ रेजिस्टिव एलिमेंट है, दोनों मिलकर कितना पावर फैक्टर डिजाइन कर रहा है वो मुझे ऑलरेडी पता है। तो VI cos phi लगा कर हम हमेशा बोलते हैं कि इसकी पावर की रेटिंग क्या होगी। लेकिन ट्रांसफार्मर कहता है कि मैं कोई लोड नहीं हूं। और समझिए आप, क्या ट्रांसफार्मर कोई लोड है क्या, नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि एनर्जी लेता है और दे देता है। क्या ट्रांसफार्मर कोई लोड है क्या, ये इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दे देता है। जबकि जो भी लोड होता है वो क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम, बल्ब है हीट के रूप में एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, आपका फैन है मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, मोटर है मैकेनिकल दे रहा है, कहीं और 3 फेज का मोटर है वो मैकेनिकल साफ चक्की पे चलता है। तो वो एक लोड है जो एनर्जी का कन्वर्जन कर दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं लोड। ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं है, ये तो ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी को, कहीं वोल्टेज घटा के बढ़ा के काम कर दे रहा है, जितनी पावर इतनी है उतनी पावर आपको उधर दे रहा है। तो ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं होता, एक टर्म तो ये। दूसरा कह रहा है कि हमारी रेटिंग में MVA और KVA आप हमेशा यूज कीजिए। इसने क्या बोला है, हमारी रेटिंग में, यहां मैं वाई लिख देता हूं, क्यों किसी ने पूछा इसीलिए इसकी जवाब दिया जा रहा है, क्यों पूछा गया है। तो ये कह रहा है कि वाई KVA और MVA, तो KVA में तो क्या है किलो वोल्ट और एम्पियर। इसका मतलब क्या है, अगर यूनिट को देखेंगे, सर्किट थ्योरी में हालांकि मैंने डिस्कस कर रखा है पूरा। KVA ये क्या कह रहा है कि किलो वोल्ट एम्पियर, या फिर छोटे यूनिट में लिखूं तो वोल्ट एम्पियर, वही तो है, किलो तो बढ़ाने के लिए करते हैं ना, तो नहीं तो वोल्ट एम्पियर है। तो ये कह रहा है वोल्ट एम्पियर क्यों, यानी आप ये कह रहा है कि हमारी यूनिट को जब भी लिखिए, हमारी रेटिंग को जब भी लिखिए, आप क्या कर लीजिए, करंट कितना दे रहे हो वो ले लो और वोल्टेज यहाँ पे कितना दे रहे हो वो ले लो, यानी आप हमेशा V1 I1 कर दो तो पावर की रेटिंग हो जाएगी। ये कह रहा, हमने बोला फिर क्यों,
समझिए, तो इसने बोला चूंकि मेरा लोड, मेरे में जो लोड लगा वो डिफाइन नहीं है, इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। समझिए, ये कहता है मेरे लोड यानी मेरा पावर फैक्टर कितना होगा ये डिफाइन नहीं है। तो हम बोले क्यों, तुम्हारे पावर फैक्टर का क्यों नहीं आइडिया है? तो ये कहता है देखो हमारे से जो लोड लगते हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है। ट्रांसफार्मर कह रहा है जो मेरे से लोड लगता है वो हमेशा फ्लक्चुएट रहता है। हमको पता नहीं होता कि कब रेजिस्टिव लोग गांव वाले लगा देंगे, कब इंडक्टिव लगा देंगे, कब कैपेसिटिव लग जाएगा, कब इंडक्टिव बहुत ज्यादा लग जाएगा, कब क्या चलेगा। ट्रांसफार्मर करता मुझे पता ही नहीं होता। जब मुझे पता ही नहीं होता कि सेकेंडरी साइड लोड कितना लगेगा तो मैं पावर फैक्टर कैसे डिफाइन करूंगा? अगर पावर फैक्टर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे VI cos phi लगाऊंगा? इसका मतलब cos phi मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो बोलता है ठीक है, पावर की रेटिंग एक और होती है जो होती है अपरेंस पावर। क्या होती है? अपरेंस पावर। मैंने अच्छे से सर्किट थ्योरी में डील किया है। अपरेंस पावर कहता है, अपरेंस पावर कहता है सिर्फ वोल्टेज और करंट का गुणनफल कर दीजिए। अगर पावर cos phi जहां पे आपको लोड डिफाइन नहीं है तो टोटल इनपुट पावर कितना मिल रहा है उसमें बोलते हैं वोल्टेज और करंट का गुणनफल। इसी की रेटिंग होती है वोल्ट एम्पियर। उसके बढ़ाने के लिए उसकी रेटिंग को बोलते हैं KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा KVA MVA में होती है, ना कि किलोवाट और मेगावाट में। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे हम अंदर, ये तो इंट्रोडक्शन दे रहा है और मैं सुन रहा हूं, और ये इसलिए मैं भी सुन रहा हूं क्योंकि इस ट्रांसफार्मर ने मेरे से बोला ये सारे कीज, सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। ध्यान रहे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं इसके एक PDF मैं आपको टेलीग्राम के अंदर जरूर दे दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम है। वहां इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के नाम से आपको ऐप भी मिल जाएगा, तो बहुत सारे डाटा वहां भी मिल जाते हैं आपके। तो ये चीजें ध्यान रहे। तो इन्होंने जो पॉइंट बोला हमने उसको लिया। अब आगे हम इसके पॉइंट्स को और करते हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर हमसे क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर कह रहा है, देखिए ट्रांसफार्मर 5th पॉइंट कह रहा है मैं हमेशा AC पे काम करूंगा, DC पे काम नहीं करूंगा। ट्रांसफार्मर ने मेरे से बोला कि मैं हमेशा AC पे काम करूंगा, DC पे नहीं। तो फिर किसी ने, बच्चे ने बगल में बैठा था, बोलिया क्यों? ठीक है ना? तो ध्यान रहे, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं पर बनते हैं। तो AC पे काम करता है, DC पे नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू होता है। आगे डेप्थ में पढ़ी जाएगी, पर ये इंट्रोडक्शन है रहा है कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। जो फॉर्मूला लगता है E=d∅dt, और टर्नों की संख्या जो टर्न होती है तो N∅dt। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे टर्नों की संख्या लगा दिया और माइनस लेंज लॉ लगता है। लेंज लॉ हमने पहले भी करवाया है और एक लेक्चर में लेंज लॉ होगा पुराने लेक्चर में, तो आप देख सकते हो। नहीं तो अगर लॉ का दिक्कत है तो लॉ के वीडियोस अगर आप लोगों को लगता है लेंज लॉ क्या है, फेराडेज क्या है, फ्लेमिंग लॉ, लेफ्ट हैंड क्या है, राइट हैंड क्या है, क्योंकि ये सब लगते हैं आपके, है ना। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि बोन बोर्ड करवाने हैं तो मैं उस चीज़ को अच्छे से करा दूंगा। हालांकि मैंने प्रोजेक्शन इमेज लेके बहुत सारा अच्छे से बताया हूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वो जरूर देख लेना। ये सब चीज़ आपकी जानकारी से होनी चाहिए। तो लेंज लॉ माइनस लगाता है, यानी अब देखिए किसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर इसी को कांस्टेंट कर दूं या 4, 8, 10 तो कांस्टेंट फ्लक्स का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 देगा। तो कांस्टेंट DC का फ्लक्स, अगर DC सप्लाई देंगे तो फ्लक्स जनरेट होगा कांस्टेंट, वो वैरी नहीं करेगा, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से नहीं जाएगा। DC जो है अगर एक ही डायरेक्शन में हमेशा जाएगा, जबकि AC के अंदर करंट फ्लक्स कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, तो कांस्टेंट फ्लक्स का डिफरेंशिएशन 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। ट्रांसफार्मर में DC जब भी देते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। तो जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होता है, इसीलिए अब रिएक्टेंस भी कहेंगे इस वाइंडिंग का क्या होगा, XL = 2πfl। अभी समझिए, तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं DC का तो रिएक्टेंस 0। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर में अगर करंट की बात करें तो V अप्लाई किया गया और Z कितना है, Z तो 0 हो गया क्योंकि XL 0, रेजिस्टेंस एकदम नेग्लेजिबल होता है, तो Z 0 V/0, इसका मतलब इनफाइनाइट करंट कहता है कि मेरे अंदर गुजरने लगता है जब आप DC सप्लाई देते हो और इनफाइनाइट करंट किसी वाइंडिंग से गुजरेगा तो वाइंडिंग विल बर्न आउट। वाइंडिंग क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको रफ करते हैं और भी इसमें टर्म ऐड करते हैं कि और इन्होंने क्या क्या मेरे से कहा। तो एक चीज तो इन्होंने और कह दिया,
अब ये स्पेस है तो मैं यहाँ और भी देख लूँ। ये कहता है क्या, ये 6 पॉइंट में ट्रांसफॉर्मर मेरे से और क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मर कह रहा है मैं जिस प्रिंसिपल पे काम करूंगा वो प्रिंसिपल है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर कह रहा है कि मैं जिस भी वर्क पे प्रिंसिपल पे काम करूंगा वो और चीज को भूल जाओ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर कह रहा है कि मैं जिस प्रिंसिपल पे काम करूंगा वो होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो वही आता है E बराबर d∅dt। ये हमेशा का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। E बराबर अगर n d∅ लिखा तो n टर्नों की संख्या होती है, माइनस लेंज लॉ के लिए लगता है। तो आपसे ये कहता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही मैं काम करता हूं, मैं वर्क करता हूं। क्लियर, कोई दिक्कत? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है और कि जब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगता है तो इस वाइंडिंग पे क्या होता है। इस वाइंडिंग पे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। तो यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है और म्यूचुअल इंडक्शन होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। समझिए, अगर जो वाइंडिंग के कारण हमने जैसे ही करंट दिया यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। यानी सेल्फ इंडक्शन को नहीं समझते कोई बात नहीं, समझिए यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन कहता है कि अगर किसी वाइंडिंग पे आपने करंट दिया है और वो AC है, ठीक है ना, यहाँ AC है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज डेवलप करेंगे। वोल्टेज डेवलप होगा L/dt, है ना, एक तो इससे। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा है जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो क्या कह रहा है, -N d∅dt। कितना फ्लक्स आपका इस कोर पे उत्पन्न हो रहा है ना, कितना फ्लक्स इस कोर पे उत्पन्न हो रहा है और उसका फ्लक्स का चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा है, तो इसलिए बोलता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे उसको आगे, है ना, तो उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये चीजें हो गया हमारे लिए क्या, तो यहां इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगर किसी वाइंडिंग में खुद से वोल्टेज इंड्यूस हो रहा तो उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। विजिबल है क्या, नहीं विजिबल, चलिए तो सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। अब सुनिए दूसरा इंडक्शन, यहां भी जब फ्लक्स इसको कट करेगा तो यहां भी होगा सेल्फ इंडक्शन। इस वाइंडिंग पे भी सेल्फ, इस वाइंडिंग पे भी सेल्फ, और जो दोनों के बीच में म्यूचुअल होता है, इसका भी फ्लक्स और इसका भी फ्लक्स जो कॉमन होगा ना, इस वाइंडिंग का एक कॉमन फ्लक्स चलता है जिसको हम φm बोलेंगे, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। तो म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, एक और वाइंडिंग म्यूचुअल, फेसबुक में कहते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड्स, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों वाइंडिंग में जो कॉमन है वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर ना। तो यहां पे जी ध्यान रहे, जिसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो 6 पॉइंट्स इसने हमसे बोला कि हमारे अंदर जो फैराडेज लॉ लगते हैं इसके कारण सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन भी होते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं, फिर आगे देखते हैं इसके पॉइंट्स को। ओके, तो अगला पॉइंट इन्होंने मेरे से फिर बोला कि देखो ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट जो होगा, समझिएगा एक एक चीज को, कहता है कि नो लोड जो करंट होगा वो 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होगा। तो पहले समझिए नो लोड और फुल लोड क्या होता है, समझना है। कहते हैं कि मान लो कि ट्रांसफार्मर हमने 10 kVA का डिजाइन किया, 10 किलो वोल्ट एम्पियर का हमने किसी ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया। अगर हमने 10 kVA का ट्रांसफार्मर डिजाइन किया तो इनपुट और आउटपुट, है ना, इनपुट हमारे यहाँ पे जो पावर है और यहाँ पे जो आउटपुट पावर है, समझिए। तो इस 10 kVA में समझिए इस ट्रांसफार्मर की अपनी रेटिंग होगी, हो सकता है करंट यहाँ पे कितना जा रहा होगा, 1000 एम्पियर। करंट कितना जा रहा होगा यहाँ पे 1000 एम्पियर, 1000 गुना 10 तो कितना हो गया 10 kVA। क्लियर ना। तो इसका मतलब है यहां पे देखिए 10 वोल्ट और 1000 एम्पियर हमने सेकेंड डिसाइड किया है, समझना है थोड़ा। कह रहा है कि मेरे अंदर जो नो लोड करंट होगा तब भी 3 से 5% होगा, समझिए। कह रहा है कि रेटेड, एक किसी रेटिंग के लिए ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं हमेशा नो लोड के लिए थोड़ा नहीं बनाते हैं, हमेशा फुल लोड पे बनाते हैं, ठीक है ना, फुल लोड बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस ट्रांसफार्मर को आपने डिजाइन किया, इनपुट दिया तो यहाँ पे लोड भी लगा है, तो यहाँ जो करंट जाएगा, यहाँ इस टाइम जो भी करंट जा रहा है ये फुल लोड करंट है। फुल लोड पे कितना करंट ले रहा है, यहाँ भी लोड के पास फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट है, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए फुल लोड करंट है, जितना रेटेड यहाँ पे होगा वो हो सकता है कि यहाँ पे 20 एम्पियर करंट हो और यहाँ पे 1000 करंट है, स्टेप अप डाउन हो रहा होगा, है ना, वो आगे मैकेनिज्म करेंगे। लेकिन फुल लोड करंट है, ठीक है, तो फुल लोड यहाँ भी जा रहा है, फुल लोड यहाँ भी जा रहा है। कह रहा है नो लोड करंट कहता है, समझ लीजिए पहले बढ़िया से मैं बता दूं, नो लोड करंट कहता है कि फुल लोड पे करंट मान लो को बोल रहा हूं IFL, क्या बोल रहा हूं IFL, चाहे जो भी है 1000 है, ठीक है, लेकिन बोला अगर नो लोड कर दोगे, अगर आप मुझे नो लोड कर दोगे यानी कोई लोड यहां नहीं लगाओगे और यहां से इनपुट कनेक्ट है, अगर यहां पे जैसे आप नो लोड कर दोगे, इसका मतलब है लोड यहां पे डिस्कनेक्ट अगर आपने कर दिया है तो यहां पे जो करंट आ रहा था वो 305% ही लेगा। यहां अब कितना लेगा, 3 से 5% ही करंट को रिसीव करता है। तो 3 से 5% ही करंट को अगर रिसीव करता है तो इसका मतलब समझिएगा, यहां मान लीजिए मैं कहता हूं कि 100 एम्पियर करंट था पहले, तो उसका 3 से 5% ही करंट यानी 3 एम्पियर करंट यहां पे लेगा। ऐसा नहीं पहले 100 एम्पियर था, जब लोड था तो 100 एम्पियर खींच रहा था, लेकिन जब लोड खत्म हो गया तो सिर्फ कितना एम्पियर करंट खींच रहा है, सिर्फ 3 एम्पियर करंट खींच रहा है। अब समझिएगा यहाँ पे चीजें, नो लोड रहने पे और फुल लोड रहने पे ऐसा नहीं कि नो लोड जब कर दिए तो ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन से या फिर हमारा ग्रिड से कंटिन्यू पावर खींच रहा है, नहीं, जैसे ही लोड डिस्कनेक्ट करोगे वैसे ही ये पावर खींचना बंद करेगा, क्योंकि अब हमको पावर नहीं चाहिए, अब हमको करंट वोल्टेज ज्यादा नहीं चाहिए। तो वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जितना ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस वोल्टेज आता है 11 के भी मान लीजिए, तो यहाँ पे वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये करंट एकाएक गिर जाता है, जैसे लोड खत्म करंट 3 से 5% ही रह जाता है। अगर बात करें तो 3 से 5% रह जाता है, इसी को बोला जाता है नो लोड करंट, इसी को बोला जाता है आई नोट से डिनोट किया जाएगा, जिसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, है ना। तो नो लोड करंट कह रहा है 3 से 5% करंट रह जाता है, तो 3 से 5% ही करंट रह जाता है, किसका, फुल लोड का। अगर फुल लोड के रनिंग में लोड लगा हुआ था तब 100 एम्पियर करंट यहां जा रहा था, तो यहां अगर नो लोड कंडीशन कर देंगे, यहां पे लोड हटा देंगे, तो ऐसे कंडीशन में 3 से 5% ही करंट जाता है। अब वो 3 से 5% क्यों जाता है, क्योंकि ये लॉस के अंदर जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस होते हैं, जो करंट आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स, कॉमन फ्लक्स हमेशा चलते रहता है, नो लोड या फुल लोड, तो उसको प्रोड्यूस कराने के लिए कुछ कुछ करंट तो चाहिए। तो क्या होता है, 3 से 5% ये करंट रखता है, जो हमेशा लॉस को जनरेट करता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अंदर लॉस होते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स बनाए रखता है, ठीक है ना। ये चीज जैसे आप लोड कनेक्ट करोगे फिर से आपको ये खींचना सप्लाई से शुरू करेगा, इधर से खींचेगा और आपको दे देगा, ठीक है ना। तो ये दिमाग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, नो लोड कंडीशन में करंट कितना एब्जॉर्ब करता है कोई ट्रांसफार्मर, 3 से 5%, ऑफ किसका, फुल लोड करंट का, जितना पहले जा रहा था उसका 3 से 5% रहता है। अब सेकेंडरी साइड तो भेज नहीं रहा, तो सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा, वो लॉसेस, क्षति में जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे के क्या पॉइंट है, 8वां पॉइंट इसने मेरे से क्या बोला, इसके बारे में देखते हैं। आपको रेटिंग के आधार पे, एक था पावर ट्रांसफार्मर, समझ लीजिए यहाँ पे, एक था पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, समझिएगा। तो एक चीज तो तय है, लास्ट क्लास में जब मैंने आपसे बताया था पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर में हमने बोला था लोड फ्लक्चुएट नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारे गांव घरों में या हमारे सिटी में लगे रहते हैं, लोड में लगातार फ्लक्चुएशन होता है, सुबह पता चला पानी चाहिए, सब मोटर चला रहा है, फिर 1 घंटा बाद सब मोटर बंद कर रहा है, तो लोड में कितना वेरिएशंस होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर किसी इंडस्ट्री में लगा रहता है, इसकी रेटिंग बहुत हाई होती है। तो पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी अगर मैक्सिमम होती है, पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, तो वो हमेशा फुल लोड पे रखा जाता है। ट्रांसफार्मर को ऐसे कंडीशन में हमेशा फुल लोड कंडीशन पे रखा जाता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिले, फुल लोड पे। लेकिन जब इस टाइप के ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमेशा हाफ लोड या नियर क्लोज टू 60% लोड के पास ही रखा जाता है, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि सबको बहुत अच्छे से देखना है, क्यों, क्योंकि इसमें लोड का फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होता है। ओवरव्यू ट्रांसफार्मर में आपको जो ये बता रहा है मेरे से, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये रहा 8th। 9th पॉइंट में क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर कह रहा है
चाहे फुल लोड लो, हाफ लोड लो, किसी भी कंडीशन पे लो, अगर मेरी इफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए आपको, अगर मेरी इफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मर कहता है कि अगर मेरी इफिशिएंसी चाहे फुल लोड पे रखो या हाफ लोड पे, आपने जैसे मुझे डिजाइन कर दिया, लेकिन इसकी इफिशिएंसी अगर मैक्सिमम रखनी है तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा आयरन लॉस को कॉपर लॉस के बराबर रखना होगा, जिसको हम देखेंगे आगे कैलकुलेशन से आएगा। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर बोल दिया अब उसको कहना पड़ेगा। ये कहता है मेरी ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी चाहे किसी भी फुल लोड पे हो या नो लोड पे, इसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए हमेशा आयरन लॉस और कॉपर लॉस को बराबर होना पड़ेगा, हमेशा आयरन लॉस कॉपर लॉस को बराबर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे कई लड़के दिमाग भी लगा देते हैं, सर कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर या आयरन लॉस क्या कॉपर लॉस के बराबर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट तो है, कौन वेरी करेगा, किसको कितना पे रखेंगे, कॉपर लॉस वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट लॉस जो होते हैं वो आयरन लॉस होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आप ये समझिए आयरन लॉस किसके बराबर होगा, कॉपर लॉस के बराबर। यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगाना है कि कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, उसके लिए कॉपर लॉस आयरन लॉस को आपस में क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर ने मुझे ये भी बता दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफार्मर से क्या कह रहा है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबके पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। ध्यान रहिए जितना चीज करा रहा हूं, एक तो बुक अवेलेबल है, वो बुक लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आपको बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, पूरा ही मशीन की बुक, या फिर इसके कंप्लीट पीडीएफ चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। एक चीज और ध्यान इंपॉर्टेंट में बता दूं आपको, पूरा एसएससी जेई, ठीक है ना, पूरा एसएससी जेई डीएमआरसी चाहे जो भी है, कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसएससी जेई लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उनके टेस्ट सीरीज आपके जल्दी ही अवेलेबल, नेक्स्ट वीक में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगा। स्पेशली एसएससी जेई के तो हो ही जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। तो मैं जितना करा रहा हूं आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, ऑब्जेक्टिव टाइप देते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करना है क्योंकि जितना क्वेश्चन साथ में साथ लगा के कर लोगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसने हमसे क्या बोला, अगला पॉइंट कह रहा है ट्रांसफॉर्मर 7 8 हो गया ना, 8 हो गया या 9 हो गया, जो भी पॉइंट हो गया, चलिए 9 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मर, भाई एक चीज और जान लो, वोल्टेज रेगुलेशन 0% ही हमारा बेस्ट होता है। हम बोले चलो, क्योंकि इसको अभी क्यों कर देंगे तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत बड़ा टर्म में उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों वोल्टेज रेगुलेशन 0% होना बेहतर होता है। तो ये हमसे बोल रहा है कि देखो ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन 0% बेस्ट होता है। तो 0% आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि 100% दे दिया क्वेश्चन में, देखें इसी को लगा दिया टिक, नहीं, 100% वोल्टेज रेगुलेशन खराब सिस्टम होता है, पुअर सिस्टम होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेगुलर फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रहे आपको कि कभी भी वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का 0% ही बेस्ट इंडिकेट करता है, उसमें मतलब वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस होता ही नहीं है, और इसका मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो पुअर होता है। 100% वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा क्या होना चाहिए, 0%। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन 0%, लेकिन ये आइडियली है, प्रैक्टिकली का ऐसा संभव नहीं है। प्रैक्टिकली अगर ट्रांसफार्मर में लोड का घटना बढ़ता होता है तो वोल्टेज भी अप एंड डाउन करता है। अगर आप गाँव घर में देखते होंगे, शहर में शायद कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, कंपनसेटर बहुत यूज किए जाते हैं। लेकिन गांव घर में आप देखोगे किसी फेज में, अगर 3 फेज का वायर है, किसी फेज में लोड बढ़ गया तो किसी फेज में वोल्टेज अप एंड डाउन करता है। लोड बढ़ा, किसी फेज में पता चला इसमें 100 घरवासी लगा लिया तो इस वाले का वोल्टेज बहुत बढ़ गया। फिर किसी ने देखा, पप्पू था यहाँ, ये देख रहा है कि अरे इसके घर में तो लाइट ज्यादा है, अपने में यहाँ कम है, तो क्या करता है तुरंत ये जाकर फेज चेंज कर दिया। अब ये फेज चेंज किया, फिर इसमें सब अगर कनेक्ट कर दे रहा है तो पता चला इसके डिप हो गया, फिर इसमें वोल्टेज लेवल बढ़ गया। तो ये होते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन लोड बढ़ाने और घटाने से कम हो, माइनस में एकदम नहीं के बराबर हो, तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा 0 होगा, जो कि बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अब प्रैक्टिकली ये तो आइडियली होता है, प्रैक्टिकली बोला जाता है 3 से 5%, 7%, 5% तक आप रखिए ना, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। अप टू 5% वोल्टेज रेगुलेशन अगर है तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, वो हमारे लिए सही भी होता है। 0% तो आइडियल के लिए होगा। 0% वोल्टेज रेगुलेशन किसके लिए होगा, आइडियल कंडीशन के लिए। प्रैक्टिकली 3 से 5%, 1 से 5%, 2 से 5% आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफॉर्मर हमसे कहता है कि पर टर्न वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ट्रांसफॉर्मर कहता है कि पर टर्न वोल्टेज
हमेशा कांस्टेंट ही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब जब कैलकुलेशन से निकलेगा वो सब चीज, लेकिन इसने आखिरी पॉइंट बताया कि पर टर्न वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है जहां टर्नों की संख्या ज्यादा होगी वहां वोल्टेज ज्यादा होगा, और जहां टर्नों की संख्या कम होगी वहां वोल्टेज कम होगा। क्लियर? यानी बहुत सिंपल है, कह रहा है पर टर्न वोल्टेज, यानी वोल्टेज पर टर्न अगर कहे तो यह हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। किसी ट्रांसफार्मर में पर टर्न जो वोल्टेज होता है हमेशा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, समझ लीजिए, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे कई बार देखोगे स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं ना, तो टर्नों की संख्या कहीं कम करते हैं कहीं ज्यादा। ट्रांसफार्मर में अगर समान वाइंडिंग है, टर्नों की संख्या समान है, तो वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन टर्न कहीं कम और कहीं ज्यादा, अभी मैंने लास्ट क्लास में एक एक का विजुअलाइजेशन दिया, पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सबका इमेज बाकायदा दिया, उसको भी डील किया था मैंने, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि पर टर्न वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट। इसका मतलब अगर 10, यहां मान लीजिए मैं कहता हूं 10 टर्न है, तो 10 टर्न और गुना पर टर्न वोल्टेज, अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूं 5 वोल्ट है, तो कितना हो गया, 50 वोल्ट। कितना हो गया, 50 वोल्ट। लेकिन यहां टर्नों की संख्या मैं कहता हूं 5 ही है, और पर टर्न वोल्टेज की संख्या कितनी है, वोल्टेज 5, तो कितना हो गया, 25 वोल्ट। तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 25 वोल्ट और प्राइमरी साइड का 50 वोल्ट। तो यही कहता है पर टर्न वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है। टर्नों की संख्या जहां जितनी बढ़ेगी वोल्टेज उतना ही बढ़ेगा, टर्नों की संख्या जितनी घटेगी वोल्टेज उतना ही घटेगा। तो एक रिलेशन में देता हूं, टर्न समानुपाती होता है वोल्टेज के, या फिर आप कह सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पे वर्ड होगा, टर्न घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी घटेगा। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। मेरे से जितनी हेल्प हो सके मैं करूंगा, पर जितनी डेडिकेशन और मेहनत से मैं आप लोगों के लिए सिखा रहा हूं, आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूं, आई होप आप लोग भी उतनी ही डेडिकेशन से करते होंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।